इस मोहित के साथ ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ बांटता रहूंगा? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा जिसके बाद ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? ये सब संभव कैसे हो पाएगा? भानु अब मोहित को हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और एक दिन वो मोहित के बनाए हुए खाने में कंकड़ मिला देता है और ग्राहक वो डिश खाकर बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद उस ग्राहक की बीवी आकर मोहित को खूब मारती है। ये ले, ये भी ले, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है, तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। लेकिन बहन जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो खाना सही से बनाया था। उल्टा मैं तो खाने को कई बार देख परख के परोसता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। भानु भैया, आप बताइए ना इन्हें। चुप रहो तुम मोहित, तुम इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये ढाबा कितने सालों से हमारे बाबूजी ने चलाया है और अब इसकी इज्जत हमारे हाथों में है। उसी को तुम अपनी लापरवाही के चलते मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। उस ग्राहक को तुम्ही ने तो खाना परोसा था ना जिसमें कंकड़ थे। क्या? लेकिन भानु भैया। अरे चुप हो जा तू, वरना एक लापड़ लगाऊंगी तो 7 समुंदर पार जाकर गिरेगा। चल, अब तू इस गांव में नहीं रहेगा, निकल यहाँ से। तेरा भैया ही ये ढाबा संभालेगा अभी, क्योंकि तेरे भैया और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए। मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बारीकी से ध्यान देकर खाना बनाता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए बहन जी। मैंने कहा निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे मार मार कर लाल पीला नीला करके इस गांव से बाहर निकालूंगी, समझा तू? मोहित को ना चाहते हुए भी उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। वो दूसरे गांव जाकर रहने लगता है और बड़ी कठिनाई के साथ जीने लगता है। वहीं वो सब कुछ भानु का हो जाता है और अकेले वो सबका मालिक बनकर बहुत खुश होता है। बेचारा मोहित, मेरा छोटा भाई। अब मैं अकेले इस ढाबे को चलाऊंगा और सारा पैसा मेरा होगा, सारी तारीफ मेरी होगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे कुछ भी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ भानु ये चाल चलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं वहाँ पर मोहित के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वो जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने को आए हैं। मैं अब बिना पैसों के कैसे रहूंगा? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही कहीं भी। मोहित बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो थक हार कर यूं ही चुप नहीं बैठता। वो फिर भी नौकरी ढूंढना जारी रखता है और कुछ दिनों बाद उसे एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल जाती है। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे साथ सही हुआ या गलत, अब मैं ये सब नहीं सोचने वाला। वो मेरा अतीत था और अब मैं उसे पीछे छोड़कर के बाद ग्राहक मेरी भी बार बार की तारीफ करें। जमी हुई रहने लगती है। एक दिन भानु उस गांव में कुछ सामान खरीदने जाता है। तभी उसे मोहित की बढ़ती तरक्की के बारे में पता चलता है, जिससे भानु की जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मोहित, ये इस गांव में आकर इसने अपना ढाबा खोल लिया। इसकी तो किस्मत ही चमक गई और वहाँ मैंने इसे धोखे से निकाला और मेरी किस्मत फूट गई। नहीं, मैं पीछे और मोहित आगे, ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैं मोहित को आगे जाने ही नहीं दूंगा। वो मुझसे आगे जाने के लिए बना ही नहीं है। मोहित, अब तू देख कैसे मैं तेरी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बनता हूँ। भानु अब भेष बदल कर एक बाबा बनता है और मोहित के ढाबे पर जाता है और उसे प्रसाद देता है। अरे बाबूजी आप? हाँ बेटा, ये ले प्रसाद खा, माता रानी तेरा भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बेवकूफ कहीं का, इसे तो खबर भी नहीं है कि इस प्रसाद में मैंने एक ऐसी दवाई मिलाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और जो कार्य वो रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा मात्रा में करता है वो उस कार्य को भूल जाता है। भानु वहाँ से चला जाता है। उस मिलावटी प्रसाद का असर अब मोहित पर होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कचौरियाँ बनाने जाता है, तभी उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बनाए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कचौरियाँ बनाना कैसे भूल सकता हूँ? मेरे सर में अचानक ये दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मोहित धीरे धीरे अब सब कुछ भूलने लगता है और वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या और कैसे बनाए। इसीलिए अपने जीवन से थक हार कर वो उस गांव के तालाब के पास जाकर जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब में से जल देवता बाहर निकलते हैं और जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब में से जल देवता बाहर निकलते हैं और जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब में से जल देवता बाहर निकलते हैं और जब ये बात भानु को पता चलती है, तभी भानु फिर से मोहित के ढाबे में, वरना अभी इसी समय मुझे छोले समोसे और मटर की कचौरियाँ कौन ला कर देता। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? मैं तुम्हें इस समय ये सब कैसे ला कर दे सकता हूँ? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ आज के सारे काम खत्म करके।
अरे जाओ जी, आप तो मुझसे अभी प्यार ही नहीं करते हो। आपको तो मेरे मन की कुछ पड़ी ही नहीं है। लानत है आप पर। एक पति होने के नाते आप मेरी पसंदीदा खाने की चीज भी नहीं लेकर आते हो। अरे नौलखा हार या हीरे की अंगूठी थोड़ी मांगी है मैंने, केवल खाने के लिए ही तो मांगा है। हे भगवान, ठीक है लाता हूँ। पति घर पर आया है तो पहले उसका पेट भरा है या नहीं वो नहीं पूछेगी मेरी लुगाई, लेकिन पहले अपने पेट का इंतजाम करेगी। कैसा नसीब है मेरा, मैं भी ना सच में। दीपक देर रात को भागते भागते गांव के मिष्ठान भंडार के पास जाता है और मोहिनी के लिए छोले समोसे और मटर की कचौरियां लेकर आता है। मोहिनी यूं ही दिन रात कुछ न कुछ ठूसती रहती है। उसका मुंह कभी रुकता ही नहीं है, जिस कारण वो हद से ज्यादा मोटी होने लगती है। मोहिनी, खाना दो। कहाँ है खाना? जी आप एक काम करिए, आज आप मंदिर में जाकर वहाँ का हलवा पूड़ी वाला प्रसाद हिला दीजिए मुझे, जो ब्राह्मण जी गरीबों में बांटते हैं ना, वो वाला। लेकिन क्यों मोहिनी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। वो दरअसल जी वो सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या? ऐसे कैसे खत्म हो गया? आज तो तुमने बहुत सारा खाना बनाया था मोहिनी। कोई वरना अभी इसी समय मुझे छोले समोसे और मटर की कचौरियां कौन ला कर देता। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? मैं तुम्हें इस समय ये सब कैसे ला कर दे सकता हूँ? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ आज के सारे काम खत्म करके। अरे जाओ जी, आप तो मुझसे अभी प्यार ही नहीं करते हो। आपको तो मेरे मन की कुछ पड़ी ही नहीं है। लानत है आप पर। एक पति होने के नाते आप मेरी पसंदीदा खाने की चीज भी नहीं लेकर आते हो। अरे नौलखा हार या हीरे की अंगूठी थोड़ी मांगी है मैंने, केवल खाने के लिए ही तो मांगा है। हे भगवान, ठीक है लाता हूँ। पति घर पर आया है तो पहले उसका पेट भरा है या नहीं वो नहीं पूछेगी मेरी लुगाई, लेकिन पहले अपने पेट का इंतजाम करेगी। कैसा नसीब है मेरा, मैं भी ना सच में। दीपक देर रात को भागते भागते गांव के मिष्ठान भंडार के पास जाता है और मोहिनी के लिए छोले समोसे और मटर की कचौरियां लेकर आता है। मोहिनी यूं ही दिन रात कुछ न कुछ ठूसती रहती है। उसका मुंह कभी रुकता ही नहीं है, जिस कारण वो हद से ज्यादा मोटी होने लगती है। मोहिनी, खाना दो। कहाँ है खाना? जी आप एक काम करिए, आज आप मंदिर में जाकर वहाँ का हलवा पूड़ी वाला प्रसाद हिला दीजिए मुझे, जो ब्राह्मण जी गरीबों में बांटते हैं ना, वो वाला। लेकिन क्यों मोहिनी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। वो दरअसल जी वो सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या? ऐसे कैसे खत्म हो गया? आज तो तुमने बहुत सारा खाना बनाया था मोहिनी। कोई मेहमान आया था क्या घर पर, उस कारण खत्म हो गया क्या? नहीं, वो मैंने ही सारा खाना खा लिया। क्या? जी देखिए, हजम भी हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सारा खाना खा लिया। हे भगवान, अरे तुम मिट्टी से बनी हो क्या मोहिनी? ऐसा भी कोई करता है क्या? कम से कम 4 निवाले तो बचा लेती मेरे लिए। इतनी भुक्कड़ कैसे हो सकती हो तुम? जी मुझे माफ कर दीजिए ना, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, आपकी सौ। बेचारे दीपक को उस दिन मंदिर में जाकर प्रसाद खाकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। फिर एक दिन जब दीपक देर रात घर आता है, तभी वो देखता है कि मोहिनी अकेले ही खटिया पर पैर फैलाकर सो चुकी है और जोरों से खर्राटे मार रही है। हे भगवान, इस मोहिनी ने तो सच में एक प्रकार से मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया है। अब मुझे नीचे सोना पड़ेगा। खाना खाकर मोटी होती जा रही है, खटिया भी कम पड़ने लगी ऐसे तो। अब दीपक अब नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाता है, लेकिन रात में अचानक से मोहिनी नींद में करवट बदलती है और धड़ाम से सीधे दीपक के ऊपर गिर पड़ती है, जिससे दीपक पापड़ की तरह चपटा हो जाता है और एकदम से चिल्ला पड़ता है। मर गया रे, मर गया। उठो मोहिनी उठो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हाय राम, माफ कर दीजिए दीपक जी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे आज तो तुम मेरी जान ही ले लेती मोहिनी। कितनी मोटी हो चुकी हो तुम मोहिनी। अभी कह रहा हूँ कि मान जाओ मेरी बात, ज्यादा मत खाया करो वरना एक दिन तुम्हारा पेट फट जाएगा। अरे चुप रहो आप, कुछ भी बकवास बकते रहते हो। मेरा मुंह है, मेरा पेट है, मैं चाहे ये खाऊं वो खाऊं, थोड़ा खाऊं ज्यादा खाऊं, ना खाऊं या कुछ भी खाऊं, आपको क्या? तुम्हारा मुंह लगना ही बेकार है। जाओ सो जाओ, मैं बाहर बरामदे में सोने जा रहा हूँ। जी लेकिन। ना बाबा ना, मैं अपने मूल्यवान जीवन के साथ और कोई जोखिम नहीं उठा सकता मोहिनी। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम किसी दिन मुझ पर गिरकर मुझे ही मार डालोगी। दीपक अपनी चटाई और रजाई लेकर बाहर बरामदे में सोने जाता है। फिर एक दिन जब दीपक सुबह का नाश्ता करके मील के लिए निकल रहा होता है, तभी मोहिनी उसे रोकती है। अरे दीपक जी रुक जाइए। क्या हुआ मोहिनी? यूं किसी जाते हुए व्यक्ति को पीछे से रोकते टोकते नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, इतनी बेवकूफ और अकल की अंधी हो सकती हो तुम? दीपक जी मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब ध्यान में रखूंगी और आइंदा से आपको पीछे से बिल्कुल भी नहीं पुकारूंगी, वादा रहा। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? जी वो मुझे ना आज बाजार में जाना है, वो मेला लगा है और मेले में सारे खाने के पदार्थ एकदम सस्ते में मिलते हैं। मैं आज सब कुछ खाकर आऊंगी, इसीलिए मुझे अपनी साइकिल पर मेले तक छोड़ दीजिए ना। और हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी देते तो अच्छा होता। तुम नहीं सुधरने वाली मोहिनी, पकड़ो इन पैसों को।
अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भी मेले से थोड़े पकवान लेकर आऊंगी। फिर आप शाम को आओगे तो हम दोनों मिलकर फिर से उन पकवानों को खाएंगे। रहने दो। तुम मेरे लिए घर का खाना नहीं बचा पाती हो तो मेले से लाए हुए पकवान क्या खाक बचा पाओगी? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो ये सब, मुझे मिल जाने के लिए देरी हो रही है। तुम्हें चौक तक छोड़ दूंगा, वहाँ से चली जाओ। लेकिन वो खींचने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती मेले का खाना खाने के लिए। हाय, मैं तो आ रही हूँ मेरे प्यारे पदार्थों, आज तो तुम सब पर टूट पड़ूंगी। मोहिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती और दीपक अपना सर पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद अचानक से दीपक जिस मिल में काम करता है वो मिल काफी नुकसान होने के कारण बंद पड़ जाती है और अब दीपक के पास कुछ काम नहीं होता। हाय राम, अब हम क्या करेंगे जी? अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम खाएंगे क्या? इधर मेरी नौकरी जा चुकी है और तुम्हें अब भी बस खाने की ही पड़ी है, इंसान हो या शैतान। नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जितनी भी जमा पूंजी थी मेरे पास सब तुम्हारे खाने में बर्बाद हो गई है। अब तो मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे भी नहीं बचे हैं। दीपक अब नई नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो अपने दोस्त से मिलता है और तभी यार केशव, तू जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है क्या? देखना पड़ेगा, शायद से नहीं मिलेगी क्योंकि हाल फिलहाल में ही तो नए लोगों की भर्ती हुई है, इसीलिए। दीपक अब बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। एक दिन जब मोहिनी गांव में यूं ही कहीं जा रही होती है तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर जाती है जिसमें लिखा होता है 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाने पर आपको मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। फूड ईटिंग चैलेंज। अरे वाह वाह वाह, ये तो काफी सुनहरा मौका लग रहा है। मैं इस फूड ईटिंग चैलेंज में भाग जरूर लूंगी। मोहिनी उस फूड ईटिंग चैलेंज में भाग लेकर 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाकर 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है। तो दोस्तों, सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए इस चैलेंज को पूरा किया है मोहिनी जी ने और आपको मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी वो 5 लाख रुपए घर जाकर दीपक के हाथ में थमाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर बार आपसे माफी मांगती हूँ जी, लेकिन आज सच में दिल से माफी मांग रही हूँ। मैंने हमेशा से आपको परेशान किया है अपने मोटापे के कारण, लेकिन आप सही कहते हो, मोटे शरीर से जीवन में आगे जाकर बीमारियां हो सकती है। इसलिए मैं अब नियमित रूप से ही खाना खाऊंगी और ये 5 लाख रुपए जो मैंने चैलेंज में जीते हैं, इनसे अब हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मोहिनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। तुम में आए इस परिवर्तन को देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। धन्यवाद मोहिनी। मोहिनी और दीपक दोनों अब नया व्यापार शुरू करते हैं और जीवन में भरपूर तरक्की करते हैं और साथ ही नियमित रूप से खाना खाकर मोहिनी अपने मोटापे को भी कम करती है। इस प्रकार दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। सोमपुर नामक एक गांव में संजय कहकर एक प्रसिद्ध शहद वाला रहता था, जो गांव के बाजार में शहद बेचता था। उसका इस दुनिया में अपनी माँ वसुंधरा के अलावा और कोई नहीं था। सभी गांव वाले संजय के पास से ही शहद खरीदते थे। वाह वाह, क्या बात है! इतना लाजवाब शहद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कहीं नहीं खाया। दिल खुश हो गया वाकई में। मुझे 2 नहीं 4 बोतल चाहिए। मैं 4 बोतल खरीदूंगा। अरे हाँ हाँ संजय भाई साहब, आपके यहाँ का शहद बहुत ही ताज़ा और फायदेमंद होता है। दाम में भी मस्त और स्वाद में भी मस्त। मैं तो अभी यहीं से शहद खरीदा करूँगी। मुझे 3 बोतल दीजिए। जी भाई साहब जी बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको शहद देता हूँ। संजय की माँ को अपने बेटे की बढ़ती तरक्की देखकर खुशी होती है। एक दिन वसुंधरा उसके लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। ये ले मुन्ना, तेरी पसंद की खीर बनाई है आज मैंने। अरे वाह माँ, मेरे लिए खीर? आज कोई तीज त्योहार है क्या? नहीं नहीं मुन्ना, अब तू दिन रात इतनी मेहनत करता है और इतनी तरक्की कर रहा है, इसीलिए तेरे लिए मैंने तेरी पसंद की एक खीर बनाई है। तुझे और तेरे काम को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली हैं। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखती हो। आज मैं इतना सफल हूँ तो ये सब आपके ही कारण हो पाया है। आप ही की दुआओं का असर है। अरे तेरी मेहनत, उसका भी तो असर है ना। हाँ माँ, वो तो है ही, लेकिन इस पूरे संसार में एक माँ की दुआओं से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही मुन्ना। संजय हर सुबह जाकर मधुमक्खी के छत्ते के पेड़ के नीचे आग जलाता है और फिर अच्छे से उस छत्ते से शहद निकालता है और बाजार में बेचने जाता है। एक दिन वो किसी काम के चलते शहर जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि शहर में लोग मिलावट करके शहद बेच रहे हैं और ये देखकर उसे भी मिलावट करने का ख्याल आता है और उसके मन में